हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के हम वीडियो में हम बताएंगे कि 19वीं सदी में भारत में किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हर बार की तरह एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपके लिए काफ़ी इसमें वर्कआउट करके वीडियोस को बनाता हूँ। ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी बिखरा हुआ है, कई छोटे छोटे घटनाओं में बिखरा हुआ है। इन सभी घटनाओं को एक सूत्र में बांध करके एक वीडियोस में समाहित करना बहुत मुश्किल का काम होता है। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा इस तरह से नए नए वीडियोस बनाने का। तो चलिए अब इस वीडियोस को हम प्रारंभ करते हैं। इस वीडियोस को प्रारंभ करने से पहले मैं पिछला जो वीडियोस मैंने पढ़ाया था उसके बैकग्राउंड को सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। उस बैकग्राउंड का पिछले वीडियोस में हमने पढ़ाया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध भारत में समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा आंदोलन किया जाने लगा, विद्रोह किया जाने लगा। और उसी की एक विद्रोह की एक कड़ी थी 19वीं शताब्दी का सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन, जो कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि पढ़े लिखे वर्ग को होते हैं, उनके द्वारा ही इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया था। इसका नेतृत्व करता ज़्यादातर अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए लोग थे और वो चाहते थे कि जो हमारा समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उसको एक तरह से जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो आडंबर हैं उनको दूर करके एक आधुनिक जो जो प्रकाश में हम अपने समाज और धर्म का उद्धार करें। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को लाना पड़ा और वो कौन से व्यक्तित्व थे जिनके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में इस सामाजिक सांस्कृतिक जागरण संपन्न हुआ। जैसे हम इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, महादेव गोविंद रानाडे और सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हिंदू समाज में सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, देव समाज। इसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जो सुधार किए गए, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, और साथ ही साथ जो निम्न जाति में जो सुधार किए गए, उस जैसे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, बाइकॉम के द्वारा और गुरुवायूर आंदोलन के द्वारा जो सुधार किए गए, इन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इस वीडियोज़ में कि इन बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से कौन कौन से सुधार किए गए, कौन कौन से लीगल कानून बनाए गए, जैसे कि सती प्रथा के विरोध में कानून बनाए गए, विधवा विवाह को लीगलाइज करने के लिए कानून बनाया गया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया, बाल विवाह को रोकने के लिए लीगल कानून बनाए गए, शिशुओं की जो हत्या हो जाती थी उसको रोकने के लिए कानून बनाए गए। इसी तरह से दास प्रथा को इलीगल करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाए गए। इन सब के बारे में हम इस वीडियोज़ में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का अर्थ क्या होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का अर्थ होता है कि मध्ययुगीन जो बुराइयां हैं समाज में और धर्म में, जैसे कि बहुत ज़्यादा आडंबर होना, बहुत सारी कुरीतियों, उन सब के विरुद्ध एक तरह का जागरण था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह जागरण आखिरकार क्यों हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी
उनके द्वारा भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया जा रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित किया जा रहा था? अंग्रेज़ों के द्वारा हमने पढ़ाया था कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया। एक तरह से उनके द्वारा जो भारतीय जो धर्म थी, संस्कृति थी, उनके उनके प्रति उनको मन में एक हीन भावना थी और अपनी जो धर्म संस्कृति थी उनको गौरवान्वित करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता था। इन्हीं सब कारणों से अपने धर्म, अपने संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा के लिए भारत के लोगों, भारत के पढ़े लिखे लोगों को ये लगा कि अपनी धर्म, अपनी समाज, इनको आधुनिक तरीके से डिफाइन किया जाए ताकि अंग्रेज़ों को उसकी भाषा में जवाब दिया जा सके। ये एक बड़ा कारण था। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ब्रिटिश जो थिंकर थे, उनके द्वारा भी कुछ कुछ भारतीय जो सामाजिक सांस्कृतिक जो जागरण हुआ, उनका भी कुछ रोल था। जैसे कि प्राच्यवादी एक विचारधारा के लोग थे, उनके द्वारा भारत के अतीत का गौरवगान किया जाता था। उनके द्वारा इतिहास का जो लेखन किया जाता था, उसमें भारत के अतीत का गौरवगान किया जाता था। यह मैं बता देना चाहता हूँ कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दो विचारधारा अंग्रेज़ों के समय प्रभावी थे। पाश्चात्यवादी वो थे जो कि चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिले। जबकि जबकि प्राच्यवादी जो थे, उनका ये मानना था कि जो भारत के अतीत जो है वो काफ़ी समृद्धशाली है और इसीलिए भारत के समाज और भारत की जो सभ्यता है, भारतीयों की जो भाषा है, उसी में को बरकरार रहने दिया जाए, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ न किया जाए। आपको यहाँ पर जान के आश्चर्य होगा कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी मूलतः दोनों ही साम्राज्यवाद के ही पोषक थे। दोनों, ऐसा नहीं कि प्राच्यवादियों को बहुत प्रेम था भारतीयों से, मूलतः दोनों ही साम्राज्यवाद को ही बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके से जो साधन थे वो अपनाना चाहते थे। जहाँ प्राच्यवादी का विचार, जो पर्दे के पीछे का विचार ये था कि अगर भारतीयों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इसमें बदलाव किया जाएगा तो भारतीयों के द्वारा विद्रोह होगा और अंग्रेजी हुकूमत यहाँ टिक नहीं पाएगी। और उसी तरह से पाश्चात्यवादियों का मानना था कि जितना जल्दी हो सके भारत का अंग्रेजीकरण किया जा सके और यही इसी विचारधारा के कारण वो चाहते थे जल्दी से जल्दी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो, अंग्रेजी भाषा का प्रसार हो। तो मूलतः मेरा कहने का मतलब ये था कि प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का दृष्टिकोण एक ही था, लक्ष्य एक ही था, लेकिन उनके जो रास्ते थे, उनका जो मत था वो बिल्कुल अलग अलग था। एनीवे, प्राच्यवादी कौन थे इसमें देख लेते हैं। प्राच्यवादी थे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन, मैक्स मूलर। ये सभी एक तरह से इतिहासकार थे जिसने कि भारत के प्राचीन इतिहास को खोजा और इसको लिखा। जैसे कि आपको मैं प्राचीन इतिहास में पढ़ाऊंगा कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया और उसमें इससे ये साबित किया गया कि भारत में अंग्रेज़ों से और मुग़लों से पहले भी एक महान और विशाल साम्राज्य की स्थापना सम्राट अशोक के समय में हुई थी। इसी तरह से अन्य भी बातों को उजागर किया गया, जैसे कि बिहार में लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इन सब बातों का गौरवन्वन उनके द्वारा किया गया। इन सब बातों से प्राच्यवादियों के द्वारा जब उजागर किया गया तो भारतीयों को भी ये बात जानने का अवसर मिला कि उनकी इतिहास कितनी समृद्धशाली है और एक तरह से अंग्रेज़ों को जवाब देने के लिए उनके पास भी फैक्ट्स और एविडेंस भी आ गए थे इनके कारण से। इसी तरह प्रकार से जो भारतीय जो थे, बहुत सारे भारतीय जो विदेश पढ़ने गए तो वहाँ से भी उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे थिंकर के जो रचनात्मक साहित्य थे उसको पढ़ने का मौका मिला और उसके द्वारा फिर यहाँ पर आकर के भी रचनात्मक साहित्य की रचना की गई, जिससे कि भारतीय जनमानस में एक तरह सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण की इच्छा प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से हम एक समझने का प्रयास किए कि जो 19वीं शताब्दी था वहाँ उसमें उस समय किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ। अब हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उस समय के, उनके बारे में पढ़ेंगे जिस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहले समाज सुधारक थे, जो सांस्कृतिक जागरण लाने वाले थे, उसमें थे राजा राम मोहन राय, जो कि बंगाल के बुद्धिजीवी थे। यह प्रथम भारतीय थे जिसने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाया था।
यही कारण है कि इनको अलग अलग उपनाम से जाना जाता है इतिहास में। इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बढ़कर इनको युग दूत की उपाधि भी दिया था। आपको बता दें कि राजा राममोहन राय के द्वारा को बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब के द्वारा इसको राय की उपाधि दी गई थी। इसी तरह से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की सेवा के कारण मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा इसको राजा की उपाधि दी गई थी। और राजा राममोहन राय के द्वारा कई भाषाओं की जानकारी उनके द्वारा प्राप्त की गई थी। वो कई भाषाओं में निपुण थे, जैसे कि अरबी, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, यूनानी, हिब्रू, इन सभी भाषाओं पर राजा राममोहन राय का कमांड था। राजा राममोहन राय प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के भी यहाँ नौकरी करते थे। मूल रूप से अब बात करते हैं कि राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण के बारे में। राजा राममोहन राय जो दार्शनिक दृष्टिकोण से इस्लाम के जो एकेश्वरवाद के सिद्धांत थे, जिसके तहत एक ईश्वर की पूजा की जाती है, एक ईश्वरवाद के सिद्धांत से वो प्रभावित थे। इसी तरह से सूफीवाद के रहस्यवाद और ईसाई धर्म की शिक्षा से प्रभावित थे। साथ ही साथ पश्चिम के उदारवाद और बुद्धिवाद से वो प्रभावित थे। 1833 में उसकी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी। राजा जो मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय थे, उनके दूत के रूप में वो इंग्लैंड के राजा से उनके पेंशन को बढ़ाने के लिए, उनके जो अकबर द्वितीय को जो पेंशन मिलता था इंग्लैंड की तरफ से, उसको बढ़ाने के लिए उनकी सिफारिश लेकर के गए थे। लेकिन रास्ते में ही उसके ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी। उनके धार्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा के खुले आलोचक थे। इसी प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण के संबंध में वो सती प्रथा के घोर विरोधी थे, जाति प्रथा के विरोधी थे, और बहुपत्नी जो प्रथा थी उसके विरोधी थे। साथ ही साथ वो विधवा विवाह के भी समर्थक थे। उनके योगदान के बारे में हम चर्चा करते हैं। उनके मूल रूप से योगदान थे सामाजिक योगदान। आपको पता होगा कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था, उसमें भी राजा राममोहन राय का ही सहयोग था ब्रिटिश सरकार को। और समाज में इस कानून के प्रति जो एक विरोध की भावना थी, उसको ठीक करने का, उसको समझाने का प्रयास राजा राममोहन राय के द्वारा ही किया गया था। राजा राममोहन राय ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने साहित्यिक योगदान के माध्यम से अपने विचार को, अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए उनको पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसने फारसी भाषा में पुस्तक लिखी थी तोहफ़तुल मुवाहिदीन, जिसका हिंदी अनुवाद होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। इसी तरह से उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई प्रेसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसी तरह से उनके द्वारा हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक लिखी गई, और पत्रिका का भी उनके द्वारा प्रकाशन किया गया, जैसे कि संवाद कौमुदी का। इसी तरह से फारसी में मिरातुल अखबार पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। राजा राममोहन राय के द्वारा अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए, अपने सुधार को आगे बढ़ाने के लिए सभा और समाज की भी स्थापना की गई। जैसे उनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया गया था, और बाद में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से राजा राममोहन राय द्वारा शैक्षणिक योगदान भी दिया गया। उनके द्वारा कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, और जिसको बाद में कलकत्ता हिंदू कॉलेज का नाम दिया गया। इसी तरह से उनके द्वारा राजनीतिक विचार उनके भी प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का एक तरह से समर्थन किया गया। समर्थन का कारण ये था कि जो प्राचीन जो राजा नवाब थे, उनकी हुकूमत में जो अराजकता थी, उनको देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत उस समय उनको ज़्यादा सुधारवादी लग रहे थे, इसीलिए वो ब्रिटिश हुकूमत के समर्थक थे। अब ये बंगाल के दूसरे एक और जो समाज सुधारक थे, उसके बारे में देखते हैं। उसके दूसरे सुधारक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर भी एक तरह से ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, और उनके द्वारा प्रारंभ में धर्म के विषय में विचार विमर्श के लिए और सही धर्म की खोज के लिए तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा नाम की एक सभा स्थापित की गई थी, और इनके द्वारा ब्रह्म धर्म पुस्तक की भी लिखी गई थी।
इसी तरह से आगे बंगाल के एक और सुधारक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। इनके द्वारा सामाजिक और धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श के लिए संगत सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा अपने विचार को आगे बढ़ावा देने के लिए इंडियन मिरर नाम के समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। इनके द्वारा ब्रह्म विवाह अधिनियम बनवाने में सरकार को सहयोग किया गया था। इसी तरह से उनके द्वारा समाज सुधार के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा और स्त्रियों की शिक्षा के उद्धार के लिए इनका काम करना था। बंगाल में जिस समय सामाजिक सांस्कृतिक जागरण चल रहा था, उसी समय पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी जो पढ़े लिखे समाज के वर्ग थे उनके द्वारा भी सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें मुख्य नाम है महादेव गोविंद रानाडे का, जिसको कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और इनके सुधारवादी प्रयासों के लिए ही इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इनके द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए इनके द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। साथ ही साथ पुस्तक के माध्यम से भी अपने विचारों को बढ़ावा दिया। जैसे उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, एक एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिख करके अपने आप को, अपनी जो विचारधारा थी उनको उनके द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इनके द्वारा महिलाओं के लिए भी कई काम किए गए, जैसे कि विधवा आश्रम संघ की स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1884 में। बाद में इसके द्वारा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूना फर्गुसन कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। इसी तरह से पश्चिमी भारत में एक और सुधारक थे जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, और ये भारत के जो पुरातन सनातन जो बुक्स थे, सनातन जो विचार थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती। यही कारण है कि उनके द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो। उनका विचार था कि आर्य ही श्रेष्ठ जन हैं और वेद ईश्वरीय ज्ञान है और भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। इन्होंने अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों का भी प्रकाशन किया, जैसे कि उनकी पुस्तक थे सत्यार्थ प्रकाश। इसी तरह से अन्य पुस्तक थे पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन। इस प्रकार की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद एक महान सुधारक थे, जिनके द्वारा रामकृष्ण, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत के एक महान जो ये संत थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और इनकी प्रखर बुद्धि को देखते हुए, इनके विचारों को प्रकट करने की प्रखर जो तरीका, एक इनके प्रखर व्यक्तित्व थे, इनको देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो अंग्रेजी सरकार द्वारा 11 सितंबर 1893 को इनको अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में धार्मिक भाषण देने के लिए इनको भेजा गया था। यह धार्मिक भाषण काफ़ी उस समय और आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जबकि उनके द्वारा वहाँ के लोगों को संबोधित किया गया था। वहाँ से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में कलकत्ता के वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, और अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए, अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, मैं समाजवादी हूँ, इस नाम की पुस्तक लिखी गई थी। स्वामी विवेकानंद धार्मिक अंधविश्वास के विरोधी थे, साथ ही साथ वो महिला की स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर वो गरीबों के कल्याण की बात करते थे। अब हम इन सारे व्यक्तित्व को देखने के बाद हम देखते हैं कि हिंदू समाज में किस प्रकार से सुधार किए गए थे, अलग अलग जो संगठन बनाए गए थे उनके बारे में देखते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जैसा मैंने पहले बताया। इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की स्थापना, मतलब एक ईश्वर की पूजा करना और मूर्ति पूजा का खंडन करना, और पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन। आपको मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म में पुरोहितवाद को माना जाता है। पुरोहितवाद का अर्थ हुआ कि ईश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं तभी जब आपके बीच में, आपके और ईश्वर के बीच में कोई पुरोहित हो जो कि आपके लिए प्रार्थना करे। लेकिन इसके विपरीत ब्रह्म समाज का ये मानना था कि हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से, बिना पुरोहित के ईश्वर से जुड़ सकता है, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है।
इसी प्रकार से हिंदू धर्म में अवतारवाद का जो एक विचार है, जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो ब्रह्म समाज इस अवतारवाद का भी खंडन करता है। ब्रह्म समाज में उनके जो सुधार थे उनके साथ बहुत सारे वहाँ बंगाल के जो सामाजिक सुधारक और पढ़े लिखे लोग थे वो जुड़े, जैसे कि द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, आचार्य केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस। इनके द्वारा ब्रह्म समाज के विचारों को बढ़ावा दिया गया, प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन बाद में ब्रह्म समाज में कुछ मतभेदों को लेकर के, वैचारिक मतभेद को लेकर के इसका विभाजन हुआ। जैसे कि एक हिस्सा आदि ब्रह्म समाज कहलाया, दूसरा हिस्सा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया, तीसरा हिस्सा साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। विभाजन का कारण ये था कि जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे, जो कि ब्रह्म समाज के कभी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ब्रह्म विवाह अधिनियम के विपरीत, ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत कम उम्र के जो बच्चियों थी उनके विवाह पर बैन लगा दिया गया था सरकार से। और इस अधिनियम को पारित कराने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा रोल था। इस ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित कराने के लिए उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास ये था कि केशव चंद्र सेन द्वारा खुद ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी 13 साल की बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया गया था, जिसके कारण इनके इस कार्यों के कारण ब्रह्म समाज में जो फूट पड़ा था और ब्रह्म समाज कई भागों में टूट गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत के अन्य हिस्सों में हिंदू धर्म के में सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए थे। पश्चिम में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के, आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में की गई थी। 1867 में की गई थी। और इसको इस समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। और इनका भी उद्देश्य मूलतः जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वही था, सामाजिक धार्मिक आडंबर को विरोध करना। इसी प्रकार से ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के दक्षिण भारत में मद्रास में भी देव समाज की स्थापना 1871 में हुआ था, और इसको स्थापित किया था श्री धरलू नायडू के द्वारा, जिसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, देव समाज को। इसी प्रकार से जो पश्चिमी भारत था वहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो सुधार हुए थे वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जिसको कि 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अन्य केंद्र थे लाहौर और दिल्ली। इनका उद्देश्य आर्य समाज का ब्रह्म समाज से थोड़ा सा रेडिकल था, थोड़ा सा तीव्र था। इनके द्वारा वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया और उसी को अपना लक्ष्य इनके द्वारा बनाया गया। इनका उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य ये भी था कि भारत को एक सूत्र में बांधा जाए, और साथ ही साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो पाश्चात्य प्रभाव हो रहा था उसको भी रोकना इनका उद्देश्य था आर्य समाज का। लेकिन इनके द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध किए गए। साथ ही साथ इनके द्वारा ब्रह्म समाज की तरह मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि आर्य समाज के जो आंदोलन थे वो थोड़ा सा रेडिकल थे, थोड़ा सा तीव्र था, और इनके वो कारण, इसी कारण से कुछ विवादास्पद कार्य भी किए गए इतिहास में। जैसे इतिहासकार बताते हैं कि इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन के द्वारा हिंदू धर्म में वापसी का आंदोलन चलाया गया, वो सारे लोग जो कि हिंदू धर्म को त्याग दिए थे। इसी तरह से उनके द्वारा गौ की रक्षा के लिए गौ रक्षा आंदोलन चलाया गया। आर्य समाज के आंदोलन इतने तीव्र थे और इतने इनके द्वारा बड़े पैमाने पर ये आंदोलन किया गया था कि लंदन टाइम्स के जो पत्रकार थे वेलेंटाइन चिरोल, उनके द्वारा अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय समाज में अशांति का जनक कहा गया था। लेकिन आर्य समाज का बहुत बड़ी भूमिका थी भारत की जो स्वतंत्रता में। इनके द्वारा जो भारत की स्वतंत्रता के संबंध में भी इनके द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए थे, और इनके द्वारा वक्तव्य दिया गया था कि बुरे से बुरा जो देसी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी बेहतर है।
तो इनके द्वारा ये अपना विचार प्रकट किया गया था। आर्य समाज भी बाद में दो गुटों में बंट गया था। एक पश्चिमी शिक्षा का विरोधी था और एक पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। पश्चिमी शिक्षा के जो विरोधी थे उनके द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की गई थी, और जो समर्थक थे जैसे कि लाला लाजपत राय जैसे लोग, उनके द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसी तरह से और छोटे छोटे आंदोलन हुए, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, जैसे बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य था रैयतों को जो शोषण हो रहा था उसको सुरक्षा प्रदान करना। जो उच्च सेवा थे उसमें रोजगार, भारतीयों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो एक अंग्रेज ही थे, भारतीय अंग्रेज थे, जिसका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। इसीलिए डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि और बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी हिंदू धर्म में सुधार के लिए। जैसे इसकी स्थापना तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसकी न्यूयॉर्क में स्थापना मैडम ब्लाडवस्की द्वारा किया गया था और कर्नल अल्काट के द्वारा किया गया था। बाद में इस सोसाइटी के कार्यालय मद्रास के अडियार में भी खोला गया था। इसका उद्देश्य था प्राचीन धर्मों का अध्ययन करना, और हिंदू धर्म सिद्धांत और दर्शन से ये प्रभावित थे। बाद में इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि बाद में कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट द्वारा हिंदू सम्मेलन की भी स्थापना की गई थी भारतीय हिंदू समाज में सुधार के लिए। इसी प्रकार से अन्य भी छोटे छोटे आंदोलन थे, धार्मिक आंदोलन, जैसे कि धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। इसी तरह से राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल साहब के द्वारा किया गया था। मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरेश लिंगम पुतलू द्वारा किया गया था। हिंदू समाज सुधार संघ की स्थापना भी वीरेश लिंगम पुतलू द्वारा किया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो था भारतीय सेवक समाज, जिस पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसी तरह से रहमायन माजदाइन सभा की स्थापना की गई थी, जो पारसी जो पश्चिम भारत के जो पारसी लोग थे उनके द्वारा किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था नौरोजी फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी और एस एस बंगाली के द्वारा। ये तीनों दादा, पिता और पुत्र थे। इसी प्रकार से जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज में भी सुधार के भी कई प्रयास किए गए। जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन को आता है इसमें सबसे प्रमुख स्थान इसका। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो मुस्लिम धर्म में, जो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ आ गई है उसको दूर करना, और मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और मुसलमानों की सरकार में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस काम को, अलीगढ़ आंदोलन को बढ़ावा देने में सर सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उनके द्वारा पीरी मुरीदी प्रथा, जो मुस्लिम धर्म में रहता है एक तरह से पीर और मुरीद की प्रथा, उसको समाप्त करने की इनके द्वारा वकालत किया गया। और कुरान पर जो टीका लिखा गया वैज्ञानिक प्रकाश में, टीका यानी कि उनका एक्सप्लेनेशन, कुरान का एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा वैज्ञानिक प्रकाश में लिखा गया। इसी तरह से अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए सर सैयद अहमद खान के द्वारा पत्रिका तहज़ुबुल अखलाक लिखी गई, जिसको कि हिंदी में सभ्यता और नैतिकता नाम दिया गया। इसी तरह से उनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। उनके द्वारा राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। जो भारतीय मुसलमान थे उनको अंग्रेज़ों के नज़दीक लाने के लिए इसके द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। साथ ही साथ देशभक्त एसोसिएशन नाम की जो एक संगठन उनके द्वारा बनाया गया था, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के प्रति जो भारतीय मुसलमान थे उसकी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए। प्रारंभ में ये कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के भी हिमायती थे, लेकिन बाद में जो कांग्रेस का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ये कांग्रेस के प्रति विरोधी हो गए, और एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीयों को अलग करने के लिए, जो भारतीय मुसलमान थे उसको अलग करने के लिए उनके द्वारा अलग अलग तरह के काम किए गए। जैसे कि मैंने बताया कि राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया गया, देशभक्त एसोसिएशन नाम के उन संगठन बनाए गए। इस तरह से ये काम किया गया। ये ऐसा आरोप इतिहास में उनके ऊपर ये लगता है।
इसी तरह से उनके द्वारा जो अगला जो मुस्लिम सुधार के लिए आंदोलन हुआ वो था देवबंद आंदोलन या जिसको दारुल उलूम भी कहा जाता है। ये 1867 में उत्तर प्रदेश में देवबंद मदरसे से इस आंदोलन को प्रारंभ हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोई और शिबली नोमानी इसमें सबसे प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा सबसे बढ़ कर के अंग्रेजी जो शिक्षा थी, अंग्रेजी संस्कृति, इसका विरोध किया गया और ये हिंदू मुस्लिम एकता के बिल्कुल हिमायती थे। एक तरह से इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की गई। इसी तरह से मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया गया जो मुस्लिम समाज में सुधार के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की जो अगली कड़ी थी वो निम्न जाति वर्ग के बीच में सुधार आंदोलन जो चला उसको देखते हैं। निम्न जाति में जो सुधार चला उसके लिए प्रमुख स्थान जिसका है उसमें महात्मा गांधी जी का है। उनके द्वारा 1932-33 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ, जिसको कि शॉर्ट में हरिजन सेवक संघ कहा जाता है, उनकी स्थापना की गई थी। जो दलित समाज थे, निम्न जाति के समाज थे, उनके सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का आप लोग जानते ही हैं कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान था जो निम्न जाति के उत्थान के लिए। इनके द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया गया और 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसी तरह से इसमें बड़ा नाम है ज्योतिबा फूले का, जिसके द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई जो निम्न जाति के जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए। इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, गुलामगिरी और एक और पुस्तक थे उनके सत्यशोधक समाज। इसी तरह से बैकोम और गुरुवायूर आंदोलन भी हुआ दक्षिण भारत में निम्न जातियों की स्थिति को सुधार करने के लिए। यह केरल के त्रावणकोर में यह आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था निम्न जाति के वर्ग लोग जिनको मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया जाता था, उस निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए यह आंदोलन हुआ था, बैकोम और गुरुवायूर आंदोलन। इसका नेतृत्व नारायण गुरु के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन में अंततः गांधी जी के हस्तक्षेप से यह समझौता हुआ था कि निम्न जाति के लोगों को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। इसी तरह से अन्य भी आंदोलन हुए थे, अन्य भी जो सुधार हुए थे निम्न जाति से जुड़े हुए, जैसे कि डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना B.R. शिंदे के द्वारा किया गया था। इसी तरह से रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था निम्न जाति की स्थिति को सुधार करने के लिए। इसी तरह से दक्षिण भारत में ही जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी और 1918 में पहला दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंत में 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत यह कहा गया चाहे कोई भी किसी भी जाति या वर्ग का हो, सब एक तरह से समान हैं और समानता का अधिकार को इसके द्वारा घोषणा की गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के तहत समाज के विभिन्न वर्गों में सुधार का प्रयास किया गया, चाहे वो हिंदू समाज था, वो मुस्लिम समाज था या निम्न जाति के जो समाज थे। और जो पढ़े लिखे लोग थे उनके द्वारा पत्रिकाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अपनी बातों का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों के जो स्थिति थी, लोगों के बीच में जो व्यवस्थाएं थी सामाजिक धार्मिक, उनको सुधार करने का प्रयास किया गया। इन्हीं सब के बीच में इन सब बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव डाल करके कुछ ऐसे जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए कानून बनवाए गए, जिसमें सबसे प्रमुख कानून था सती प्रथा के विरुद्ध कानून, जो कि 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। यह कानून आपको पता ही होगा कि सती प्रथा क्या था। सती प्रथा के द्वारा जो मृत व्यक्ति थे उनकी विधवा को चिता पर जला दिया जाता था। इसी तरह से जो विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कानून बनवाया गया लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से 1856 में। जो प्राचीन भारत थे उसमें विधवाओं को ज़्यादातर कई समाज में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। इसी तरह से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। ईसाई मिशनरी के द्वारा कहा जाता है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम प्रयास किया गया।
और भारत सरकार की तरफ से 1854 में सबसे पहली बार वुड डिस्पैच को प्रस्तुत किया गया था। वुड एक समिति थे जिनके द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुशंसा की गई थी, और उसके आलोक में भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया था। इसी तरह से 1906 में पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसको कि D.K. कर्वे महोदय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से भारतीय समाज में बाल विवाह का भी प्रचलन था, और बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार जो द्वारा 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल के समय में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। और इसी तरह से बाद में 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के नेतृत्व में, लैंसडाउन के शासनकाल में एक दूसरा एक्ट पारित किया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इसी तरह से 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट पारित किया गया। इन सभी एक्ट का उद्देश्य था जो कम उम्र की जो बच्चियों थी उनकी शादी के विवाह की उम्र को बढ़ाया जाए और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाए। कहा जाता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिस पर कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका विरोध किया गया था, और जो SS बंगाली थे उनका सहयोग था भारत सरकार को, उनके सहयोग से ये एक्ट पारित किया गया था। इसी तरह से भारत के कई हिस्सों में शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी। इनके हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1804 में गवर्नर जनरल जॉन शोर द्वारा एक्ट कानून लाया गया था। इसी तरह से जो दास प्रथा थी इसको अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए जो चार्टर एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई थी 1833 में, लॉर्ड एलनबरो के उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों, काफ़ी फैक्ट्स है इस वीडियोस में। ये वीडियोस इसी तरह का टॉपिक है जिसमें कि कई प्रकार के संगठन, कई प्रकार के एक्ट बने और कई प्रकार की सभा समितियों की स्थापना हुई। तो ये वीडियो पूरी तरह से फैक्ट से भरा हुआ है। आपको फैक्ट्स 2 से 3 बार इस वीडियोस को सुनना पड़ेगा, तभी आप फैक्ट्स को याद कर पाएंगे। लेकिन एक बार एक क्रम में, एक सिलसिले में पूरे वीडियो को आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों को जवाब देने के लिए भारतीयों के द्वारा, जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण किया गया, और उसके द्वारा किस प्रकार से जो समाज की कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। और अंत में आप लोगों से जाते जाते एक गुजारिश है कि मेरे वीडियोस को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।